हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल परीक्षा ई क्लासेस। आज हम लोग 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसे भारत का अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे पहला रिवॉल्ट यानी विद्रोह कहा गया था, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में जानिए कि ये जो क्रांति हुई थी 1857 की, इसके कारण क्या थे प्रमुख, और कुछ प्रमुख नेता जिन्होंने इस क्रांति में सबसे पहले अपना योगदान दिया या इसकी शुरुआत की। इस पूरे घटनाक्रम को हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखेंगे, सबसे पहले भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कहा गया है, क्योंकि ऑफिशियल आधिकारिक रूप से पहली बार इसी रिवॉल्ट को पहला लड़ाई माना गया है। देखिए, 1857 की क्रांति में कुछ नेता भी थे, कुछ इसके कारण भी थे। कुछ क्रांति की ये जो क्रांति हुई थी, इसकी प्रकृति कैसी थी, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी, लेकिन अंततः इसने लोगों को भी जोड़ लिया। सबसे पहले ये जो विद्रोह हुआ था, ये सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आम लोगों ने भी इसमें अपना सहभाग किया। बी.डी. सावरकर यानी वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इसके अलावा डॉक्टर एस.एन. सेन ने इसका वर्णन ऐसी लड़ाई जो धर्म के लिए शुरू हुई थी लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध पर जाकर समाप्त हुई, इस रूप में इसका वर्णन किया। इसके बाद जो फेमस हिस्ट्री या कहें इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, उन्होंने इसको ना प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध माना है। ये इनका विचार सबसे ही अलग था। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार यह मात्र एक किसान सिपाही की बगावत थी। जो कुछ ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं वो ये कहते हैं ये केवल एक किसान सिपाही की बगावत का नतीजा था और कुछ नहीं था। अब जानेंगे क्रांति के कुछ कारण कि इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, इस क्रांति के काफ़ी अधिक कारण थे। उनमें सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण के भीतर कुछ भाग हैं। पहला जिसमें रीजन रहा है अत्यधिक अप्रिय राजस्व व्यवस्था, यानी उस समय की जो अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था थी वो काफ़ी अधिक अप्रिय थी। यानी इससे साफ होता है कि जनता के पक्ष में ये राजस्व व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, यानी जनता पर ये अधिक ज़्यादा बोझ डाल रहे थे। देखिए, अधिक कराधान, इसके कारण किसानों को अत्यधिक ब्याज दरों पर साहूकारों से धन उधार लेना पड़ता था। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें आधुनिक उद्योगों के साथ साथ विकसित नहीं किया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों का अत्यधिक हस्तक्षेप और जमींदारों की घटती स्थिति, जमींदारी प्रथा का अंत होता जा रहा था यहाँ पर, और अंग्रेज अत्यधिक ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। देखिए, इसके बाद हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख था सहायक संधि, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। इसके बाद थी व्यपगत सिद्धांत, जो कि लॉर्ड डलहौजी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरी जो इसमें राजनीतिक कारण था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1856, यानी धर्म परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने से नहीं रोकेगा। ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह ये क्रांति हुई। आगे है प्रशासनिक कारण। तो देखिए, कंपनी के प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार, खासकर सबसे निचले स्तर पर पुलिस और निचले अधिकारी जो थे वहाँ पर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार ने वहाँ पर डेरा जमा लिया था, या लोग ये पुलिस और निचले अधिकारी थे भ्रष्टाचार में अत्यधिक रूप से लिप्त हो गए थे। इसके अलावा इस दौरान इन्होंने भारतीय विकास पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, ये भी इस विद्रोह का एक कारण बना। इसके बाद है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों में अंग्रेज जो हैं वो स्वयं को श्रेष्ठ मानने का रवैया अपनाते थे। ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं वो भी इसमें एक कारण थी विद्रोह की। सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह का प्रयास, महिलाओं की शिक्षा का प्रयास, ये जो कारण थे ये भी इसका कारण बने। चौथा कारण बना है मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर कर लगाना। अंग्रेजों ने मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर कर लगाना शुरू कर दिया, जो कि इस विद्रोह का एक कारण बना। अब जानेंगे तात्कालिक कारण। देखिए उस समय जो तात्कालिक कारण क्या था जो ये विद्रोह शुरू हुआ, बिल्कुल जस्ट
जिस वक्त ये विद्रोह शुरू हुआ उसका तात्कालिक कारण, देखिए सबसे पहले सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, यानी क्या था ये, भविष्य की भर्तियों को कहीं भी कार्य करने, यहाँ तक कि समुद्र पार कार्य करने का आदेश, यानी जो भी भर्तियाँ होती थी उस वक्त भविष्य में होंगी, ये जो अधिनियम है उसके तहत भविष्य में जो ही भर्ती होगी उसमें जो भर्ती किए जाएंगे सेवक या कर्मचारी, उनको समुद्र के पार कार्य करने का आदेश भी दिया जा सकता है, यानी कोई बाध्यता नहीं थी कि किस सीमा के अंदर रहकर कार्य करना है। इसके अलावा ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में भारतीयों को निम्न वेतन दिया जाता था, यानी यदि एक भारतीय और एक अंग्रेज अधिकारी एक समान पद पर है तो ब्रिटिश जो अधिकारी होगा उसको भारतीयों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता था। गेहूं के आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर, गेहूं का जो आटा होता था उसमें हड्डी का चूरा ये मिलाने की खबर उस टाइम ये फैली। इसके अलावा एनफील्ड राइफल, इसकी जो कॉर्ट्रिज होती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी से इसको बनाया गया था। ये जो कारण था ये तात्कालिक कारणों में सबसे बड़ा कारण माना जाता है और अधिकतर इतिहासकार इसी कारण को सबसे ज़्यादा वैध मानते हैं 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके लिए। गाय और सुअर की चर्बी से ये कार्टेज बने होते थे एनफील्ड राइफल के, जिन्हें मुंह से खोला जाता था। और ये आप जानते हैं गाय हिंदुओं के लिए पूज्य एक पशु है और सुअर वहीं मुस्लिमों के लिए एक पशु मान्यता प्राप्त पशु है। तो दोनों ही इस धर्म के लोगों को इस एनफील्ड राइफल की कॉर्टिस को मुंह से खोलना होता था, जो कि इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और ये सबसे बड़ा कारण हुआ उस समय के तात्कालिक कारणों में जो मेरठ से विद्रोह की शुरुआत बना। आगे देखेंगे समकालिक घटनाएं जो उस वक्त घटी उनके क्या प्रभाव पड़े। तो उस दौरान प्रथम अफगान युद्ध भी चल रहा था जो कि 1838 से 1842 तक चला। इसके अलावा पंजाब युद्ध भी हो रहा था जो 1845 से 49 तक चला। इसके अलावा क्रीमिया का युद्ध था जो कि 1854 से और 1846 से 54 के मध्य चला। और इसके साथ ही संथाल विद्रोह, संथाल जाति के जो जनजाति के लोग थे उन्होंने भी 1855 से 57 के मध्य विद्रोह अपना जारी रखा था। अब क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रथम तथ्य है वह है मेरठ घटना। 19वीं बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री में नई शामिल की गई एनफील्ड राइफल, इसको उपयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। बगावत फरवरी 1857 में फैल गई जो कि मार्च 1857 में भंग की गई। ठीक है, तो ये जो 1857 में पहली जो क्रांति हुई थी उसमें नेटिव इन्फेंट्री ने ये नई एनफील्ड राइफल उपयोग करने से इन्होंने मना कर दिया था जो अंग्रेजों द्वारा शामिल की गई थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट है 34th यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही ने बैरकपुर में अपनी यूनिट के सार्जेंट मेजर पर गोली भी चला दी। इसके अलावा 7वीं अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। इसी दौरान मेरठ में भी 10 मई को विद्रोह हो गया। विद्रोहियों ने अपने बंदी साथियों को आज़ाद किया, उनके अधिकारियों पर गोली चलाकर उनको मार दिया और सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली क्या था इस वक्त? दिल्ली इस समय महान क्रांति का केंद्र माना जा रहा था। इस क्रांति के कुछ प्रमुख नेता थे जिनमें दिल्ली में क्रांति के प्रतीकात्मक नेता मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। देखिए इन्होंने केवल प्रतीकात्मक रूप से इस क्रांति में योगदान दिया था, ये सामने से नहीं आए थे, केवल प्रतीक के रूप में इन्होंने योगदान दिया, लेकिन वास्तविक शक्ति सेनापति बख्श खान के हाथों में थी। यहाँ पर कहा गया है केवल प्रतीकात्मक रूप से, तो यहाँ पर इनकी ओर से जो वास्तविक शक्ति थी वह सेनापति बख्श खान के हाथ में थी, वह इसमें पूर्ण रूप से शामिल हुए थे इस क्रांति में। इसके अलावा कानपुर में नाना साहिब, टाटिया टोपे, अजीमुल्ला खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। सर हुग व्हीलर स्टेशन कमांडर थे इस वक्त जिन्होंने इनके सामने समर्पण किया। नाना साहिब ने खुद को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया। लखनऊ में इस क्रांति का जो मोर्चा था वो हजरत महल, बेगम हजरत महल ने संभाला और अपने पुत्र ब्रिटिश कादिर को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, लखनऊ का नवाब। अंग्रेज नागरिक हेनरी लॉरेंस की इस समय हत्या कर दी गई। शेष यूरोपीय नागरिकों को नए कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल ने सुरक्षित निकाला। जो वहाँ पर यूरोपीय नागरिक फंस गए थे उनको नए कमांडर इन चीफ थे जो सर कॉलिन कैंपबेल, इन्होंने सुरक्षित निकाला और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। इसी तरह बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर में जमींदार और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने
अपने क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व किया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, जो कि क्रांति की सबसे असाधारण नेता थीं, इनको गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण झांसी से बेदखल कर दिया गया था, यानी राज्य हड़प नीति, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत सिद्धांत को, जिसमें उन्होंने यानी जो अंग्रेज था उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से बेदखल कर दिया गया था। इसी वजह से रानी इस क्रांति की सबसे ज़्यादा असाधारण नेता मानी जाती हैं। अब देखेंगे क्रांति का दमन किस प्रकार हुआ। तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया फिर से एक बार। जॉन निकोलसन इस घेरेबंदी के नेता थे जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। बाद में ये युद्ध के दौरान चोटिल भी हुए, यानी इस क्रांति को दबाते हुए ये चोटिल भी हो गए थे। इसके बाद बहादुर शाह को बंदी बनाया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा शाही राजकुमारी के माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली हारने के बाद सभी स्थानीय क्रांतियों का दमन स्वतः होता चला गया, क्योंकि दिल्ली इस क्रांति का सबसे प्रमुख गढ़ माना जाता था और जिस जगह से गढ़ से ही किसी क्रांति का दमन होना शुरू हो जाए तो सारी जगह की क्रांतियां स्वतः खत्म होती चली गई और उनका दमन हो गया। सर कॉलिन कैंपबेल, इन्होंने कानपुर और लखनऊ पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। बनारस में कर्नल नील ने विद्रोह का निर्दयतापूर्वक दमन किया और फिर से वहां पर अंग्रेज शासन लागू हो गया। अब क्रांति हुई, क्रांति के कुछ प्रमुख नेता हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्रांति को आगे बढ़ाया, अपने अपने नवाब घोषित किए। फिर क्रांति का दमन क्यों हुआ और क्रांति असफल क्यों हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा गया, ये असफल क्यों हुआ? अवश्य ही कुछ ना कुछ कारण इसके रहे होंगे। तो इस क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे, ये देखेंगे। तो सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो यह है कि बहादुर शाह जफर वृद्ध और कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सामने से आकर क्रांति का नेतृत्व करना उचित नहीं समझा या वह नहीं कर सके। ये भी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से क्रांति असफल हुई। इसके बाद ये जो क्रांतियाँ हुई थी एक सीमित क्षेत्र में हुई थी, हालांकि ये विभिन्न क्षेत्रों में हुई परंतु ये एक सीमित दायरे में हुई थी, जिस वजह से ये क्रांति असफल होने का एक कारण ये भी है। भारत का जो अधिकांश भाग है वो लगभग अप्रभावित रहा। आप देखेंगे तो ये जो क्रांति हुई ये भारत के उत्तरी भाग और मध्य में थोड़ी सी हुई, परंतु दक्षिण और पूर्व पश्चिम यहाँ किसी भी भाग में ज़्यादातर रूप से इस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा कई बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पॉइंट था इस क्रांति की ओर से, क्योंकि जब भारतीय जमींदार ही अंग्रेज़ों का समर्थन करेंगे तो भारतीयों द्वारा की जाने वाली क्रांति किस तरह से ये सफल हो सकती थी। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने क्रांति को एक विरोध के रूप में देखा। जो आधुनिक शिक्षित भारतीय थे उस वक्त के, उन्होंने क्रांति को एक विरोध के रूप में देखा कि ये तो अंग्रेज सरकार का विरोध है। उन्हें यह नहीं लगा कि ये एक देश के लिए, वह अपने देश के लिए इस विरोध को कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, परंतु उन्होंने इस क्रांति को एक केवल विरोध के रूप में देखा। इसके बाद भारतीय सिपाहियों के पास हथियार जो थे वो काफ़ी ख़राब थे। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार होने के साथ साथ एक कुशल प्रशिक्षित अधिकारी या कहें सैनिक थे, परंतु भारतीय जो सिपाही थे उनके पास हथियारों की जो संख्या थी वो भी सीमित थी। इसके अलावा वो जो हथियार थे वो भी ठीक रूप से कार्य नहीं करते थे। केंद्रीय संगठन, किसी भी केंद्रीय नेतृत्व अथवा समन्वय के अभाव में क्रांति को खराब रूप से संगठित किया गया था। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो कारण था इस क्रांति के असफल होने का वह यही था, कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। जैसे हर जगह से कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा था, लेकिन कोई एक केंद्र में नहीं था व्यक्ति जो उस पूरी क्रांति को सभी जगह ठीक रूप से संचालित कर सके, जो कि ये सबसे बड़ा कारण रहा। यदि वह कोई इसमें केंद्रीय नेता होता तो शायद वह सभी जगह एक निश्चित तिथि पर, निश्चित समय पर विद्रोह को शुरू करवाता और इस क्रांति को पूर्ण रूप से सफल बना सकता था। इसके अलावा इस क्रांति में अंग्रेजी शासन तंत्र की स्पष्ट समझ का अभाव था और क्रांति की तैयारियां भी अधूरी थी। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि इस क्रांति की जो तैयारियां थी वो अधूरी थी। किसी भी नवाब ने एक साथ मिलकर इस क्रांति को शुरुआत नहीं किया, जिसको जब ठीक लगा उन्होंने शुरू किया। इस वजह से अंग्रेज अधिकारियों को हर जगह अलग अलग अपना शासन
अपनी जो क्रांति थी उसको दबाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यहाँ पर ये हमारा वीडियो 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, पूर्ण रूप से इसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं इस जो वीडियो है ये आपका कैसे लगा, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।